Hello, my dear students. Welcome to Nexus channel beta. So here I am your biology mentor. तो आज हम आपकी 12th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. बट दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आप कुछ हटके सीखते हो. कैसे? जैसे अब तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा नॉर्मल सेल्स के बारे में, उनकी डिवीजन पढ़ी, जैसे +1 क्लास में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी पढ़ी, ठीक है. फिर आपने 12th क्लास में पढ़ा रिप्रोडक्शन पढ़ा, है ना, ह्यूमन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा. तो ये जो चैप्टर है ये आपकी अब तक की पढ़ाई से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कह लो सेपरेट है. एंड तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. इंटरेस्टिंग कैसे होगा? क्योंकि इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं. जैसे आपको पता चलेगा कि वो चीज़ हमारी बॉडी में यूज़फुल कैसे है, या वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, ह्यूमैनिटी के लिए यूज़फुल कैसे है, इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल कैसे है. और दूसरी चीज़ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना होता है, तो दे कुड फाइंड आउट अ वे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ ऐसे करनी है, इसमें हमें ऐसे आगे जाना है, इस फील्ड में हम आगे जा सकते हैं. So this topic is quite out of the box but it is very 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 interesting topic. So without any delay, let us start with the topic. हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी. बेटा ये जो टर्म थी बायोटेक्नोलॉजी, इट वाज गिवन बाय कार्ल एरिकी इन 1979. तब इन्होंने ये टर्म दी थी. अब इस टर्म मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बना है. एक तो बायो का मतलब ही क्या हो गया? लिविंग. टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स, कह लो टेक्नोलॉजी, कुछ भी. इसका मतलब, अब इसकी डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग. इसका मतलब क्या हुआ? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स, वो टेक्निक्स के साथ डील करती है ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस. बिल्कुल ऐसे ही होता है बायोटेक्नोलॉजी में. हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल है. कैसे है बेटा? जैसे हम पढ़ेंगे आगे इसी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इट इज़ वेरी मच यूज्ड. जैसे कई वैक्सीन्स बनते हैं वो भी इस टेक्निक से बनते हैं. कुछ एक ऐसे जीन्स होते हैं, जीन क्लोनिंग होती हैं, वो इन सब प्रोसेसेस से होते हैं. तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि एट एंड ऑफ द चैप्टर ये आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी. कुछ भी इतना टफ नहीं है कि जो समझ ना आए हमें. सो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन के बारे में. आगे चलते हैं बेटा. हाँ जी, EFB. बेटे इस EFB को समझने से पहले ना मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है. EFB का मतलब हुआ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो ये स्टडीज़ के बारे में पढ़ती है, टेक्निक्स के बारे में स्टडी करती है. अब क्या था बेटे, एक्चुअली में देयर आर 2 टेक्निक्स. दो थी. एक तो थी ओल्ड ट्रेडिशनल या ओल्ड मेथड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और एक है मॉडर्न मेथड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. लेट अस अंडरस्टैंड इन दोनों में फ़र्क क्या है. अगर तो मैं बात करूँ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स की, तो इसमें बेटा होल ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड. अब आप बोलोगे मैम होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड का क्या मतलब है? देखो, हम लोग कर्ड बनाते हैं तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया यूज़ होता है, ठीक है. इसके अलावा अगर ब्रेड बनाए, बीवरेजेस हो, तो उसमें क्या होता है? सारा का सारा ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है. तो वो थी बेटा ओल्ड टेक्निक, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ हमने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया. अब कर्ड है, उसमें हमने लैक्टोबैसिलस को यूज़ किया दूध में, तो कर्ड बना. कर्ड हमारे लिए अच्छा है, तो ये एक टेक्निक हुई ना, दैट विच इज़ गुड फॉर ह्यूमंस, यूजफुल टू ह्यूमंस, है ना. तो ये था ओल्ड मैथड. अब बेटे जो मॉडर्न मैथड्स है उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मॉडर्न मैथड में, इसमें क्या होता है? होल ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं होता, उसका कुछ एक छोटा हिस्सा यूज़ होता है. मतलब उसका कोई भी कह लो, या उसका छोटा सा सेल, या उसका कुछ भी डीएनए फ्रेगमेंट, छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट यूज़ होगा, और उस टेक्निक को यूज़ करके हम वो चीज़ बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है. अब ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, उसमें ना सिर्फ होल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हुए हम उसका छोटा सा कुछ पार्ट यूज़ करते हैं जिससे कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है. इसके अलावा कुछ एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो वो सारी की सारी क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी.
अब ये समझ आया? ओल्ड मतलब जिसमें सारा का सारा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मतलब जिसमें कुछ एक हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसको बोला कि भाई तुम कुछ एक हिस्सा दे दो हमें, अपना सारा नहीं हमें चाहिए, ठीक है। अब EFB ने क्या किया, इन दोनों मॉडर्न और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके एक टर्म बनाई। अब उसको समझते हैं। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts and molecular analogues for product and services। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको ऑर्गेनिज्म या उसका कोई सेल या सेल का कोई पार्ट या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग, जैसे DNA कह लो, कुछ भी ऐसी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जीन यूज़ कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो सब कुछ क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आई होप इतना आप सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, अब जो है ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले बेटा बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सेल्स और टिश्यू कल्चर्स में यूज़ होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, टिश्यू कल्चरिंग कैसी होती है ना, तो वो कैलस जैसे बन जाता है, मास ऑफ सेल्स, वो सारी की सारी टेक्निक्स इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा सम अदर चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, कोई जीन सिंथेसाइज करना हो या DNA वैक्सीन बनाना हो या टेस्ट ट्यूब बेबी, वो सारी की सारी बेटा यही इसी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आती है। टेस्ट ट्यूब बेबी, यू मस्ट बी नो दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, नाउ बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एज इट इज गिवन इन योर NCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हम एक एक। 2 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं आपकी NCERT में। नंबर वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आएगा, पढ़ते हैं। टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल to introduce these into host and change the phenotype of the host, include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene of interest। बट ये तो हम पढ़ेंगे recombinant DNA टेक्नोलॉजी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी चीज़ है, वैसे भी जैसे भी आपको बोला जाए कि बेटा आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है लैब में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है, स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि उसमें कोई फॉरेन चीज़ ना जाए जो हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब करे। हाइजेनिक होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर हम कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जीन क्लोनिंग कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा जो मकसद होना चाहिए वो ये है कि एक स्टेराइल कंडीशंस हो जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कम से कम हो, फिर ही वो चीज़ अच्छी होगी हमारे लिए। अगर उसमें मिलावट हो गई तो वो तो हमारी चीज़ सही बनी नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों स्टेराइल कंडीशंस क्यों ज़रूरी है, टू ग्रो ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑन लार्ज स्केल फॉर वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स। और वैक्सीन और एंटीबायोटिक अगेन यूज़ करना है हमने, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टूल है ये। सुनिए, डिजायर्ड माइक्रोब, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रिटिव मीडिया, इसमें कोई भी न्यूट्रिटिव मीडिया लगा लीजिए, इसमें मैंने एक बैक्टीरिया कल्चर ग्रो करा दिया, ठीक है, और मान लीजिए इसमें कोई, अगर मैंने इसको स्टेराइल कंडीशंस नहीं दी, इसको कवर नहीं किया, तो क्या होगा, कोई एक फॉरेन चीज़ यहाँ पर आके गिरेगी किसी भी फ्लाई, हाउस फ्लाई के साथ, मस्कीटो के साथ, तो वो ये ग्रो करना जो शुरू हो जाएगी साथ साथ न्यूट्रिटिव मीडिया में, और यहाँ पर ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर कंटेमिनेशन होगी ना बेटा। इस कंटेमिनेशन को अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ओनली जो हमारा डिज़ायर्ड है वही ग्रो करे, जो नॉट डिज़ायर्ड है वो पार्टिसिपेट ही ना करे बीच में, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज टू। हाँ जी, आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीन क्लोनिंग। बेटे वैसे मैं अगर आपसे बात करूँ तो क्लोन्स का मतलब क्या होता है, क्लोन्स का मतलब होता है हूबहू चीज़ें बननी, ठीक है, जैसे जो बिल्कुल अपने ऑफस्प्रिंग जो होते हैं पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं हूबहू, उनको हम कहते हैं क्लोन्स, ठीक है, उनमें वेरिएशंस नहीं होती। ये प्रोडक्ट है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब जीन क्लोनिंग का मतलब भी यही हुआ, एक पर्टिकुलर जीन जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी ताकि वो हमारे पास प्रिजर्व रह जाए, दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग। बट
हम सिर्फ उसी की जीन क्लोनिंग करेंगे ना जिसका हमारा इंटरेस्ट है, जो हमें डिजायर्ड है, जो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी हम क्यों करेंगे, है कि नहीं? जो यूजफुल है उसी का करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जीन क्लोनिंग की। It is the technique where exact copies of clones of a particular gene or DNA sequence are produced using the principles of genetic engineering. Very very important. अगर मैं बात करूँ बेटा, ये मेरे पास एक DNA, बहुत बड़ा DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA सपोज, और मैंने बोला कि बेटा ये मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ ये येलो वाला पार्ट है, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है, ये डिजायर्ड है, और मैंने इसी की सिर्फ जीन क्लोनिंग करनी है, मुझे बाकी नहीं चाहिए कुछ भी, सिर्फ मुझे ये वाली चीज़ की जीन क्लोनिंग करनी है। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इसी की सिर्फ जीन क्लोनिंग होगी। ये मेरे पास एक कॉपी आ गई, दूसरी कॉपी आ गई, तीसरी कॉपी आ गई, फोर्थ कॉपी, जितनी मर्जी कॉपीज बनाते जाए, बाकी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोन्स बनाना हूबहू। और इसमें जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, जैसे ATCG मान लीजिए, ATCG ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा खास, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंस्ट्रक्शन जो थी सबसे पहले की थी स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर ने, कब की थी? इन 1972। काफ़ी पुरानी बात है बेटा, 1972। तो सोचिए तभी हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, है ना। तो इसमें जो मॉडल लिया था इन्होंने वो था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एंड इसमें से हमने आइसोलेट किया क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन्होंने पहली बार किया था, और इन्होंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ किया था, उसका सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा? जो कि क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसको निकाला था उसमें से। अब बेटे ये प्रोसेस को होने के लिए ना एक टेक्निक फॉलो की जाती है। उस टेक्निक को पढ़ने से पहले ना कुछ एक टर्म्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होनी, उससे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा। तो पहले हम उनके मतलब समझ लेते हैं, ताकि मैं जब भी वर्ड बोलूँ तो आपके मन में फटाफट से आ जाए कि हाँ ये वर्ड का ये मतलब है। तो देयर आर 3 टर्म्स यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब इसका मतलब क्या है मॉलिक्यूलर सीजर्स का? कट द DNA एट अ स्पेसिफिक साइट। ये क्या करते हैं? DNA को एक स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। हर साइट के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, हम उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो उनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है लंबा सा DNA है, ठीक है, सपोज, ठीक है। अब मेरा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये वाला है, पिंक वाला, ठीक है, सिर्फ पिंक वाला। तो मुझे ये इसको कट करना है, तो पहले मैं ये जो जीन होगा, ये वाला मेरा DNA के ऊपर जीन है, इसको कट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो इसको कट करेगा और मेरे पास ही आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, सेकेंड वर्ड इज बेटा DNA प्लाज्मिड। बेटे DNA प्लाज्मिड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड, डबल स्ट्रैंडेड होगा ऑफ कोर्स, क्लोज्ड सर्कुलर DNA यूजुअली फाउंड इन बैक्टीरिया। जैसे ना आपकी बुक में एक डायग्राम बनी होगी, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, सपोज इट्स अ बैक्टीरिया, सपोज दैट्स इट। अब इसमें क्या होगा? इसमें एक तो होगा बेटा ये वाला इसका नॉर्मल DNA, ठीक है, जो इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल करेगा, ठीक है, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है। ये एक बैक्टीरिया बना के लिख देती हूँ। अब इसी में ही ये येलो कलर से मैं बनाऊंगी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ये वाला, ये होगा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड DNA सर्कुलर होगा, एंड ऑफ कोर्स ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। बेटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना इसका बहुत 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 ज़रूरी है,
क्यों ज़रूरी है अभी थोड़ी देर में समझ आएगा जब मैं आपको टेक्निक पढ़ाऊंगी सारी की सारी। ये वाला जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं बेटा डीएनए प्लाज्मिड। दिस इज कॉल्ड एज डीएनए प्लाज्मिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये डीएनए प्लाज्मिड ही है जो एक वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। हम अभी टेक्निक पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड इज अ वेक्टर यूज टू ट्रांसफर द डीएनए विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आज नहीं बट वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक टेक्निक हम बनाएंगे अभी कि ये वाला जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको समझेंगे पहले कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जो स्टानले और हार्बर्ट ने काम किया था ऑन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, वो कैसे किया था उसको समझेंगे। अब इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया, पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का क्या किया, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए ये एक मैंने जीन निकाल लिया इसमें से, ठीक है, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और ये मेरा डिजायर्ड जीन है। मैं चाहती हूँ कि इस जीन की मेरे पास बहुत सारी कॉपीज बन जाए, बहुत सारी कॉपीज बन जाए ताकि मैं उनको लोगों को दे सकूं या वो लोग उसको यूज कर सकें एज अ वैक्सीन, कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरे पास अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो येलो कलर का है। अब बेटे क्या होगा, इसके साथ एक स्पेसिफिक डीएनए प्लाज्मिड होगा। मान लीजिए किसी बैक्टीरिया से मैंने ये प्लाज्मिड निकाला, ये डबल स्ट्रैंडेड है और ये सर्कुलर, दिस इज अ डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है, जो किसी बैक्टीरिया से निकाला होगा ऑफ कोर्स। अब बेटे क्या किया, इसको थोड़ा सा कट लगाया, जगह बनाई इसमें ताकि ये वाला जीन इसमें ऐड हो सके। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। अब मैं इसको इरेज कर सकती हूँ थोड़े से को, ठीक है, ये मैंने कर दी। हाँ जी, तो ये मेरा आ गया एक डीएनए प्लाज्मिड। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये इस प्लाज्मिड के साथ में इंट्रोड्यूस करा दूँ, ठीक है, मतलब इसको इसके साथ अटैच करा दूँ। तो मैंने करा दिया ऑफ कोर्स, ये रहा। अब मैं इसको पिंक से पहले नीचे का बना लेती हूँ, ये बनाया मैंने, ठीक है, और अब ये येलो से ऊपर इंसर्ट हो गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये येलो वाला, ठीक है, ये बन गया। अब ये बन गया बेटे एक, ये वाला एक डीएनए था, डीएनए प्लाज्मिड, इसके ऊपर मैंने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को अटैच कर दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें डीएनए प्लाज्मिड तो है बट साथ में इसको हमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है। कैसे बना दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बेटे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब मैं चाहती हूँ इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बने ताकि बहुत सारा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन जाए, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी बहुत सारे क्लोन्स बन जाएं जो मैं यूज़ कर सकूँ, इसको आगे यूज़ कर सकूँ। अब उसके लिए क्या टेक्निक होगी बेटा, इसको फिर हम ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू होस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट। जनरली जो हम होस्ट लेते हैं वो लेते हैं ई कोलाई, इश्चरचिया कोलाई, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ई कोलाई लिया जो होस्ट है, लिख ही देती हूँ, होस्ट लिया मैंने ई कोलाई, ठीक है। अब मैंने ये डीएनए जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मान लीजिए ये ई कोलाई हो गया, इसका ये डीएनए हो गया सर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाला, साथ में मैंने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये रहा, ठीक है, ये इसमें ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया, इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया इसमें और ये मेरा डिजायर्ड जीन भी है इसमें साथ में। अब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा फर्दर। अब ये मल्टीप्लाई कर करके कितनी कॉपीज कितना नंबर बना लेगा, मान लीजिए 1 2, ये एग्जाम्पल बना रहे, 3 4 5 6 7 8 बच्चे बन गए, सभी में इसका खुद का एक डीएनए। लेट मी ड्रॉ दिस, फटाफट बना देती हूँ हल्का सा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ जी, तो ये मैंने बनाया 1 2
जीन। ठीक है, अब मैं इसमें रिकॉम्बिनेंट भी शो कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, अब देखिए, पहले हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो बस इतना ज़्यादा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, जब हमने उसको ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कराया तो सिर्फ इतना बना। बट जब ई कोलाई ने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, अपने बच्चे पैदा करना शुरू किया, तो देखो ये कितनी क्वांटिटी में बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्वांटिटी बढ़ गई। दैट इज वाई दिस इज द यूज ऑफ होस्ट टू प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज, क्योंकि वो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। तो ये बिल्कुल एक टेक्निक थी, दोबारा से थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा, जैसे यहाँ पर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको हमने ट्रांसफ़र किया इनटू द डीएनए प्लाज्मिड, तो ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कराया इनटू अ सूटेबल होस्ट। यहाँ पर मैंने होस्ट लिया हुआ है ई कोलाई। ठीक है, अब उसमें ये होस्ट में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको मैंने अच्छा सा न्यूट्रिटिव मीडिया दिया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे, ताकि ये मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास आ जाए। सो दिस वॉज द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ यूज्ड एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आगे चलते हैं। दिस आई हैड ऑलरेडी कवर्ड। हाँ जी, अब बेटे बात करते हैं स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, समझते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा डीएनए की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी पर्सन में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिर्फ करेक्टर बिल्ड करना चाहती हूँ, सारे के सारे नहीं। तो ऑफकोर्स उस करेक्टर को जो जीन कंट्रोल करता है, करेक्टर को जो जीन कंट्रोल करेगा, वही तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ना बेटा, तो वही होगा ना डिजायर्ड जीन। पहले मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन की कि हाँ, जो मैं करेक्टर चाहती हूँ उसका कौन सा जीन है, उस करेक्टर को कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, तो हमने वो जीन ले लिया, डिजायर्ड जीन आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए इनटू होस्ट, ऑफ कोर्स अब हम उसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम उसको होस्ट में ट्रांसफर नहीं करेंगे हमारे पास कॉपीज नहीं आएंगी उसकी। ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब बेटे वो भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ये भी तो हो सकता है बेटे कि जब हमने उसको, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया सपोज, ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो ये मेरा डीएनए है नॉर्मल प्लाज्मिड। सपोज वैसे बता रही हूँ मैंने आपको, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको होस्ट पे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ये होस्ट का आ गया जेनेटिक मटेरियल और ये रहा मेरा डीन प्लाज्मिड। ये भी तो हो सकता है ना बेटे, ये वाला प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो इसमें इंट्रोड्यूस ही ना हो, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। अब इसकी जितनी मर्जी रिप्रोडक्शन कराई जाओ, रिजल्ट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो मुझे तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही मतलब है ना। तो अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हैं तो हमें ये चेक करना भी बनता है कि क्या वो सही से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये ना हम सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कर दें और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र ही ना हुआ हो, इंट्रोड्यूस ही ना हुआ हो, तो हर स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना होता है। ठीक है, सो एक और इमेज है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली हुई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको समझ लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो बेटे जैसे ये प्लाज्मिड एक, ठीक है, इसमें जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ग्रीन कलर से जो इंट्रोड्यूस कराया, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकला जो, तो इस मैंने डीएनए में डीएनए लाइगेज, बेटे डीएनए लाइगेज जो होता है वो जॉइनिंग में मदद करता है। जैसे यहाँ से जब फ्रेगमेंट टूटी होगी तो जब ये जुड़ा होगा तो डीएनए लाइगेज इसको बाइंड करने में मदद करेगा। तो ये हमारे पास आ गई मॉडिफाइड प्लाज्मिड। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टू नो द सब्जेक्ट बेटर, क्योंकि बेटे हमेशा क्या होता है जब भी हम इमेज देखते हैं तो हमारी परसेप्शन बढ़ती है उस चीज़ को समझने की। अगर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ाई जाऊँगी तो वो समझ नहीं आएगा। वी ऑलवेज नीड टू हैव अ विजुअल एक्सपीरियंस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग बेटा।